ओके, तो आज हमें जो है हमारा लेसन जो है गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हम चूंकि पहले 2-3 लेसन्स में जब मैंने आपको स्टार्ट किया अंग्रेजी पढ़ाना, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे मैं चंद एक बातें जो मैंने पहले नहीं बताई, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके आपको उनको समझाया। लेसन में नहीं तो कम से कम जब हम एक्सरसाइज में गए तो वहाँ पर चंद ग्रामेटिकल जो चीज़ें थी उनको मैंने समझाने की कोशिश की, ताकि जो आपकी कमज़ोरी रही है निचले क्लासेस में उसको मैंने दूर करने की कोशिश की। लेकिन आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं, अब मुझे इत्मीनान हुआ है कि जितना आपको बेसिक, जितना आपको पता होना चाहिए वो तकरीबन हमने किया है। ग्रामर का हमने काफ़ी पोर्शन जो है मैंने आपको बार बार वो समझाया। आज हम इस लेसन को पढ़ते हुए थोड़ा सा ग्रामर को भी टच करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि असल में जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो सिर्फ ये नहीं है कि हम एक्सप्लेन करें इसको कहानी की तरह, बल्कि जो इसका असल तरीका ये है कि इसको हम लैंग्वेज की तरह पढ़ें। किस तरह? लेकिन अभी आप उस लेवल के नहीं है, मुझे ये पता है। मैंने काफ़ी कोशिश की, जो पहले लेसन्स मैंने पढ़ाए उनमें मैंने आपको बाद में जो एक्स्ट्रा जो लेसन्स आपको दिए उन लेसन्स के हवाले से, तो उन से मुझे अब ये अंदाजा हो रहा है कि चंद एक बातें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको आज मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। तो आज आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। मैं 2-3 बातें पहले ही कबल वक्त आपको बताऊंगा कि एक तो हम जेनर के बारे में भी बात करेंगे कि ये जो कहानियां होती है किस किस तरह की हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आज, क्योंकि आपने इसको इस कहानी के आखिर में अगर आप देखेंगे, जब हम कहानी खत्म करते हैं तो यहां लिखा है, मैंने कल भी कहा, इट इज एन एडाप्टेशन फ्रॉम जॉनथन स्विफ्ट's गुलिवर्स ट्रैवलर्स। कहा था ना मैंने कल, तो इसको मैंने इस तरह पढ़ा। और अगर आप देखेंगे लेसन के आखिर में लिखा है एडाप्टेड फ्रॉम जॉनथन स्विफ्ट's गुलिवर्स ट्रैवलर्स। क्या होता है ये एडाप्शन? क्या होती है एडाप्ट? जब हम कहते हैं कि कोई चीज एडाप्टेड हुई है लिटरेचर में, वो होता है कि किसी बात को पहले किसी ने लिखा है, लेकिन बाद में एक शख्स आया, उसने उसको एक और तरीके से लिखने की कोशिश की है। कहानी एक जैसी थी और उसने उसमें जो जनर के एतबार से उसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसको हम सैटायर कहते हैं। आगे चलकर ये आपको पता चलेगा। फिलहाल आप दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं है कि मतलब सर क्या बात कर रहा है। आगे चलकर ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो ये सैटायर है और इसको अडॉप्ट किया गया। एडाप्टेशन का अब मतलब जो है लिटरेचर में वो ये है कि किसी ने पहले ये कहानी लिखी है। मैं आपको वो जो ये असल में ये कहानी जो लिखी गई है उस किताब का PDF मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब ये हम खत्म करेंगे, ये लेसन जब हम खत्म करेंगे एक्सप्लेन करके, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा असल किताब। और उसमें कुछ चंद एक चीज़ें जो है वो आप देखने के काबिल होंगी, तो आप उसका भी थोड़ा सा एक मिजाज आपका बन जाएगा कि किताबें असल में कैसे होती है। तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा, प्रोनाउंस के बारे में हमने पढ़ा। आज इसमें इस लेसन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है। किनका? तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां है, और उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब मैं एक्चुअल जो लेसन डिलीवर करूंगा, ठीक है? इसके अलावा इसमें फ्रेजल वर्ब्स आए हैं। क्या आए हैं? वो फ्रेजल वर्ब्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पेंसिल से उस वक्त अंडरलाइन करेंगे। और इसके अलावा न्यू वर्ड्स का तो आपको पता ही है, न्यू वर्ड्स जो है उनकी लास्ट में आपको बता दूंगा। लिहाजा आप पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, और जहां कहीं पे मैं कहूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या कहीं पर मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब को जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसकी असल मीनिंग कुछ और है, हमें दिखता कुछ और है। यह आपको पता चलेगा इंशाल्लाह आज। तो इस लेसन में हम 2-3 बातें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। हालांकि और भी बहुत सारा है जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आगे चलकर धीरे धीरे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में अंग्रेजी पढ़ना कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। वंस ए शिप कॉल्ड द एंटीलोप वाज ऑन इट्स वे टू द साउथ सी। अक्सर बेशतर जब हम किताबों में देखते हैं तो यहां पर जब जो इंग्लिश लिटरेचर का एक खास इम्तियाज है, वहां पर जो नाम लिखे होते हैं, जो कैरेक्टर्स के नाम लिखे होते हैं या चीज़ों के जो नाम लिखे हैं, उनकी एक कहानी होती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है। हालांकि अगर उसको हम यहाँ बयान करेंगे तो मुझे 1 घंटा तो उसी में चाहिए फिर, कि मैं एंटीलोप को डिस्कस करूं कि एंटीलोप असल में हम हिरन को, एक तरह की हिरन को बोलते हैं। इस जहाज का एंटीलोप क्यों नाम था, तो ये एक कहानी बनेगी फिर।
तो दूसरी बात, इसमें साउथ सी का नाम लिया गया। ये साउथ सी किसको, इंग्लैंड में साउथ सी किसको बोलते थे 17th सेंचुरी में, साउथ सी क्या क्या होता था। तो आज अब जनरली अगर आप वहां मैप देख रहे हैं तो वहां पर आप नीचे देखेंगे पूरे का पूरा एरिया जो है पैसिफिक ओशन का, इसको हम साउथ सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुराने जमाने में 17th सेंचुरी में इसको साउथ सी कहते थे। तो ये साउथ सी में एक एंटीलोप गया था, एंटीलोप नाम की एक शिप जो थी, एक जहाज जो था। तो ये जॉनथन स्विफ्ट ने एक कहानी लिखी है खास शख्स की, और इसको हम गुलिवर पढ़ते हैं, आमतौर पर हम गुलिवर पढ़ते हैं। ये बात भी आप सुन लीजिए, जब हम यू को देखते हैं अंग्रेजी में, जब हम यू के इस वॉवेल को देखते हैं तो इसको अ की तरह, ऊ की तरह इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, असल में गलीवर है। तो अब चूंकि आमतौर पर हम गुलिवर पढ़ते हैं, मैं भी आपको गुलिवर ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये फिर अजीब दिखता है कि सर क्या पढ़ा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन अगर आप इसकी देखने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट गुलिवर, इट इज गलीवर, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हम मिस कर जाते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं मतलब उन्होंने ये सारी बातें सीखी नहीं होती है, फिर उसी तरह से पढ़ाना पड़ता है जिस तरह से वो पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन चंद एक बातें मैं इसलिए इजाफा कर रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे अपनी लेवल को ऊंचा करें, ठीक है। तो मैं तो गुलिवर ही इसको प्रोनाउंस करूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप इसकी असल प्रोनाउंसिएशन पढ़ने की कोशिश करना चाहेंगे, यू कैन प्रोनाउंस इट गलीवर। तो यहां पर यह एडाप्टेशन है, जॉनथन स्विफ्ट ने इसको अडॉप्ट किया है, उन कहानियों को रीराइट किया है। तो उसमें यह कहानी जो है स्टार्ट हो रही है वनस से। ये मैंने पहले भी आपको बताया कहानी हम किस तरह से, एक दफा का जिक्र है, हा? तो इस तरह से हम उर्दू में इसको बोलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये आपको पहले से ही पता है क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको समझाया। So once a ship called the Antelope was on its way to the South Sea। अब आपको समझ आ गया साउथ सी यानी उसकी वोएज, और समुद्री सफर को वोएज कहते हैं। जब कोई शख्स समंदर से सफर करे उसको क्या कहते हैं, वोएज। तो ये वोएज पर गई थी और इस शिप का नाम था एंटीलोप, शिप का नाम था एंटीलोप। और कहां गई थी, साउथ सी में। अब इस वक्त साउथ सी कहां है, अब हम साउथ सी जो है एक खास हिस्से को जो इस वक्त जो पैसिफिक ओशन का एक खास हिस्सा है उसको साउथ सी कहते हैं। देयर वर 30 सेलर्स, सेलर मल्लाह को कहते हैं। पुराने जमाने में वो किश्ती जो थी उसको चलाने के लिए लोग होने चाहिए थे। आज की तरह वो इंजन से नहीं चलता था, उसमें चलाने वाले जो होते थे वो बहुत सारे लोग होते थे, क्योंकि एक शख्स का यह काम नहीं था कि वो समंदर में एक शिप को लेके जा सके, समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो चलाने वाले जो होते थे उनको हम सेलर्स, उनको मल्लाह कहते थे। तो म्हणजे उर्दू पे मल्लाह क्या इस्तेमाल माना, किश्ती को खींचने वाले या नाव को चलाने वाले या समुद्री जहाज को चलाने वाले लोगों को मल्लाह कहते हैं। ये बहुत लोग काम करते थे एक साथ, तभी जहाज चलता था, बात समझ रहे हैं। और इसमें सेलर्स कितने थे, मल्लाह कितने थे, दे वर 30 इन नंबर, 30 थे। इन विथ ए कैप्टन, इसके अलावा इनका कप्तान था। कप्तान वो होता है, आजकल हम कैप्टन कहते हैं क्रिकेट के 10 प्लेयर्स के एक शख्स को, या गेम में कैप्टन होता है। लेकिन पुराने जमाने में कैप्टन किसको कहा जाता था, कैप्टन कहा जाता था जो शिप का कमांडर होता था, जो जहाज का कमांडर बाकी लोगों को कहता था कि आपको क्या काम करना है। उनके ऊपर एक लीडर होता था और इसको जहाज का कप्तान कहते थे उर्दू में, जहाज का कप्तान। वो जितने भी मल्लाह उसमें होते थे उसके अंडर काम करते थे, उसके डायरेक्शंस पर काम करते थे। और इसके अलावा चूंकि समंदर में जब सफर करने के लिए जाते थे तो अक्सर लोग वहां पर बीमार पड़ते थे, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें हो जाती थी, समुद्री सफर में बहुत सारे मसाइल होते थे। तो इसके बारे में कभी बात करेंगे क्या क्या मसाइल होते थे। तो वहां पर एक डॉक्टर भी उनके पास अक्सर बेशतर हुआ करता था, इस जहाज में एक डॉक्टर भी होता था, क्योंकि अगर कोई शख्स बीमार पड़ेगा आप उसको क्या करेंगे, उसको इलाज के लिए कहां ले जाएंगे, क्योंकि अब ये समंदर में जहाज उतरा है तो वापस मुड़ने का कोई तरीका नहीं होता था। लिहाजा बेहतर तरीका यह था कि डॉक्टर को साथ रखा जाए। द शिप वॉज सेलिंग नियर ए रॉक। अब ये जहाज जो था जमीन के अंदर चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान थी, तो इस समंदर के अंदर। तो ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए स्टॉर्म विथ रेन एंड थंडर। अचानक गरज चमक के साथ बहुत जोरदार तुगयानी हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो अब जब समंदर में लहरें उठती है तो आपको पता है कि आजकल की टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बहुत सारे हादसे होते हैं समंदरों में, आपने सुना होगा। और इस सदी में एक जबरदस्त फिल्म बनी थी इस शिपरेक के बारे में, एक बहुत बड़ी मूवी बनी है, उसको टाइटैनिक कहते हैं,
एक्चुअल जहाज, एक बहुत बड़ा जहाज जो था टाइटैनिक द अनसिंकेबल, उस पर उन्होंने लिखा था कि ये डूबेगा नहीं, लेकिन वो डूब गया और फिर इस पर एक फिल्म भी बनाई गई। तो अब समंदर में बहुत मसाइल हो जाते हैं जब तूफान आती है, तूफानी आती है। तो फिर क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ स्टॉर्म विथ रेन एंड थंडर, द सी रोर्ड। अब जो समंदर जो है ये घुर्राने लगा, द विंड ब्लू एंड द वेव्स रोज हाई। बहुत जबरदस्त तेज तूफान आया और तेज हवाओं के साथ जो है समंदर की लहरें उठी और द शिप स्ट्रक द रॉक। अचानक ये जहाज जो है ये किसके साथ लग गया, ये बड़ी बड़ी जोरदार ये तरीके से जो है ये पत्थर के साथ लग गया एंड ब्रोक इनटू, और इसके दो टुकड़े हो गए। अब ये आजकल का जहाज नहीं था, उस जमाने में लकड़ी से बना हुआ होता था आमतौर पर। किससे बना हुआ होता, तो ये टूट कर बिखर गया, दो हिस्सों में हो गया। द सेलर्स जंप्ड इनटू द सी, यहां पर है जंप्ड इनटू। आमतौर पर जब हम इसको देखते हैं तो आम जो, अगर आपको आप कहीं पर ये पढ़ेंगे या किसी को पढ़ाते हुए देखेंगे तो सिंपली वो कहता है कि सारे ने छलांग लगाई, किसमें, समुद्र में। तो अगर वहां हमें लिखना तो दैट इज जंप्ड इन, लेकिन यहां लिखा है जंप्ड इनटू। जब हम जंप्ड इनटू, जंप के साथ इनटू लगाते हैं, इसका मतलब है किसी चीज में या कोई ऐसा काम करना जिसके बारे में आपने पहले से सोचा नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या होगा बाद में। समझ रहे हैं, कशिर पॉट वन है तम लय हंग तम गई वठा, फिक्र छो उतारन तम मतलब क्या गो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिना सोचे समझे वो किसी चीज के अंदर दाखिल हो गया, ये असल में इसका मतलब है। इसका असल मतलब ये नहीं है वो उन्होंने छलांग लगाई किसमें, समंदर में, तो उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन मतलब क्या है, बिना सोचे समझे। वो कैसे पता चलता है, इनटू की वजह से पता चलता है। गॉट इट, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, अंडरलाइन इट, का तरह फिक्रे। इसका मतलब अब कुछ और है। उन्होंने छलांग तो लगाई, मतलब तो यह है छलांग लगाई, लेकिन जो जंप्ड इनटू से मतलब बनता है बिना सोचे समझे छलांग लगाई। यह कैसे पता चलता है बिना सोचे समझे? मैंने ये ट्रांसलेशन कहां से लाई, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, जंप्ड इनटू फ्रेजल वर्ब है। अब यहां होना चाहिए दे जंप इन द सी, यहां है दे जंप्ड इनटू द सी। जंप्ड इनटू का एक ये फ्रेजल वर्ब का मतलब है बिना सोचे समझे छलांग लगाई। कि होगा क्या, उनको पहले से इसका अंदाजा नहीं था, उन्होंने इस पर सोचा नहीं था। यही वजह है, आप आगे देखेंगे इसकी वजह क्या निकली। ओनली वन मैन रीच्ड द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। यही वजह है कि सिर्फ उनमें से एक बच गया। अगर उन्होंने पहले सोचा होता था वो सारे के सारे छलांग नहीं मारते थे। समझ आई बात? अब आप हंस रहे हैं, अब आपको ये पता चल गया कि इसका पहले वाले हिस्से से क्या कनेक्शन है। आमतौर पर आप जंप्ड इनटू को खुद भी समझते हैं कि जंप्ड इनटू का मतलब है कि छलांग मार, लेकिन छलांग मारने का यहां सीधा मतलब यह नहीं है कि छलांग मारी। छलांग मारी बिना सोचे समझे, वो ट्रांसलेशन कहां से आई? वो आ गई फ्रेजल वर्ब से, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। बात समझ रहे हैं? ओके, तो यही वजह है कि वो जब आगे साहिल पर सिर्फ उनमें से एक आदमी पहुंचा, बाकी सारे 30 थे, इसमें एक कैप्टन था और इसके अलावा एक डॉक्टर था, तो कुल कितने हो गए? 32 लोग। 32 में से बचा कितना? एक शख्स। ही वॉज द शिप्स डॉक्टर। अब हमें पता चला वहां डॉक्टर लिखा था, ये डॉक्टर कौन था? ये गुलिवर था, सोच समझ वाला आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए बच गया। बाकी ने बिना सोचे समझे छलांग मारी और पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। गॉट इट? हालांकि वो मल्ला थे, ये मल्ला नहीं था, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी था। यहां पर भी आपको ये समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से कहानी। एंड रीच्ड द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। अब ये जो हिमसेल्फ लिखा हुआ है, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसने अपने आप को बचाया। और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, ये किस तरह इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे वहां पे आपको सिखाऊंगा, लेकिन अंडरलाइन करके रखेंगे। ये ही से निकला है, ही से बना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन असल में इसका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका ही है, और उसी से हिमसेल्फ बनता है। क्या बनता है? हिमसेल्फ। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ही वॉज द शिप्स डॉक्टर, इसका नाम था लेमुल गलिवर, यानी जिसको आप लेमुल गुलिवर पढ़ते हैं, ठीक है। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। अब गुलिवर जो है इसने अपने आप को पाया, वो अकेला था वहां पर।
ही लेफ्ट द सी शोर, उसने समंदर के साहिल को छोड़ा। सी शोर का मतलब है जहां पर समंदर और समंदर का खुश्की का हिस्सा और तरी का हिस्सा मिल जाता है, उसको सी शोर कहते हैं, समझ रहे हैं। और उससे पीछे वो जाने की कोशिश की उसने। एंड वॉकड फॉर सम टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड्स, फिर आगे मैदानी इलाका था, वो उसमें से आगे चलता गया इसको पार करते हुए। देन ही ले डाउन। अब ले डाउन जो है ये भी फ्रेजल वर्ब है। इससे तो हमें पता चलता है, सुनो बेटा, ले डाउन का मतलब है हम सीधे अगर ट्रांसलेशन इसकी करेंगे कि वो सो गया, वो सो गया। लेकिन जब हम ले को डाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं ये फ्रेजल वर्ब बनता है। अब इसका मतलब सो जाना नहीं है, इसका मतलब है टूट कर गिर जाना। यानी वो इतना थका हुआ था कि अब सोना उसकी मजबूरी थी। बात समझ में आई? ये कैसे ट्रांसलेशन आ गया? ले डाउन की वजह से। हम लेट भी कर सकते थे, ही लेट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां ले डाउन है, ले डाउन फ्रेजल वर्ब है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि चंद एक बातों का क्या मतलब होता है। फ्रेजल वर्ब का बिल्कुल डिफरेंट मतलब होता है। यानी वो थका मारा इतना था कि अब सोने के बगैर उसका चारा नहीं था। ये किस तरह से, ये बात हमें कैसे पता चली? ले डाउन की वजह से पता चली, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। ऑन द सॉफ्ट ग्रास, वहां पर नरम घास थी तो वो उस पर लेट गया, लेकिन थक हार कर चूर होके। अब आपको पता चल रहा है क्यों वो थका हुआ क्यों था? क्योंकि समंदर में उसको अपनी जान बचानी पड़ी थी। दायन वायन ऐसे तुम इसको हर गुमत सो तूत थोकमुत वैसे दपन बह कर वात वहीं कुन जाए दिमा डुलिगुन कत तरन फिक्रे। ये ले डाउन से पता चलता है। ही गेट अप, अच्छा ही, हाँ क्या है फिर? ही वाज, अच्छा यहां गेट अप, मैंने यहां शायद इसमें प्रॉब्लम हो गई। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल asleep। बहुत पहले ही मैंने आपको कहा ले डाउन से पता चलता है काफी थका हुआ था, वो बहुत थका हुआ था, इस वजह से वो क्या, उसको जल्दी नींद आ गई। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वेक अप से निकला हुआ है, उसके पास है वोक अप, ये भी फ्रेजल वर्ब है। जब कोई शख्स जागता है, असल में वो क्या होता है उस वक्त? वो रिफ्रेश होके जागता है। सुनो बेटा, जो काम उसने छोड़ दिया होता है अधूरा, अब वेकअप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो जाग गए। वेकअप का मतलब जो उसका अधूरा काम है वो करने के लिए वो बेदार हो गया। उसका अधूरा काम क्या था? वहां से निकलना। उसकी कश्मकश यही थी, वो यही सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपने आप को बचाऊं। दैट इज वाई यहां वोकअप इस्तेमाल हुआ। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। Early in the morning, he wanted to, but he could not move his arms or legs. He wanted to what? He wanted to get up. Get up लिखा हुआ है वहां। Yes, sir. Wanted to get up. Yes, sir. तो यहां पर मैंने वो स्किप किया है, ऊपर ये चला गया है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। तो he wanted to get up, अब वो उठना चाहता है। गेटअप का मतलब ये, गेटअप भी फ्रेजल वर्ब है। गेटअप का क्या मतलब है? हम उस वक्त गेटअप का इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स अपने पांवों पर खड़ा होना चाहता है किसी चीज को साबित करने के लिए, उसको मजबूरी होती है ये करना। अब ये कैसे पता चलता है कि वो काफी कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, इस यहां से निकलना है। तो उसने काफी कोशिश की, बट ही कुड नॉट मूव हिज आर्म्स और लेग्स। ना वो अपने पांवों को हिला सकता है, ना वो अपने हाथों को, बाजुओं को हिला सकता है। दे वर टाइड टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स, और उसने देखा कि छोटी छोटी डोरियों से उसके हाथ बंधे हुए हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ फिर से है फ्रेजल, सॉरी क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओह आई कांट मूव माई आर्म्स और लेग्स, अपने आप से कहा कि मैं तो अपने हाथ पांव हिला नहीं सकता हूं। दे आर टाइड, ये तो बंधे हुए हैं। एंड सम एनिमल इज मूविंग ऑन माई बॉडी, और कोई जानवर मेरी जिस्म के ऊपर से गुजर रहा है, चल रहा है। इट इज वॉकिंग टू माई फेस, ये तो कहां आ रहा है? मेरे मुंह के ऊपर से चल रहा है कोई जानवर। व्हाट एनिमल कैन इट बी, ऐसा कौन सा जानवर है जो मेरे जिस्म के ऊपर से चल सकता है?
इट वॉज ए टाइनी मैन, ये एक नन्ना सा आदमी था। टाइनी का मतलब छोटा नहीं, नन्ना होता है। जब हम इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नन्ना। छोटे का उसका मतलब है छोटा, लेकिन प्रॉपर टर्म अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? नन्ना सा आदमी था। ओनली 6 इंचेस टॉल, जिसकी लंबाई 6 इंच थी। अब यहां पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। क्यों? क्योंकि इतना छोटा आदमी हमने देखा, ये हैरानगी की बात है कि छोटा सा इतना सा आदमी 6 इंच। अब आप हैरान हो गए, समझ रहे हैं मेरी बात? In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. और बिल्कुल पलक झपकते ही बहुत कम वक्त में वहां बहुत सारे लोग, मतलब दर्जनों में ये लोग वहां जमा हो गए, ये छोटे छोटे आदमी, और ये गुलिवर की बॉडी के इर्द गिर्द जमा हो गए। Some among them carried bows and arrows, और चंद एक के हाथ में तो तीर कमान भी थे। 6 इंच के आदमी के हाथ में कितना बड़ा तीर कमान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तीर कितना बड़ा होगा, कमान कितनी बड़ी होगी, आप हंस रहे हैं। गलिवर वाज इन लिलीपुट। अब ये गलिवर कहां पहुंचा था? एक खास इलाका था जिसको हम लिलीपुट कहते हैं, द कंट्री ऑफ टाइनी मैन। ये उन नन्हे छोटे आदमियों का मुल्क था जहां पर वो पहुंचा था। He wanted to get up, फिर गेट अप का इस्तेमाल हुआ। वो उठ बैठना चाहता था ताकि वो अपना अधूरा काम करे, उसी को गेट अप कहते हैं। समझ रहे हैं? He said to himself, उसने अपने आप से कहा, These sittings are not thicker than threads. ये जो इन्होंने डोरियां, जो रस्सियां मुझे बांधी है, ये तो छोटे धागों से मोटी नहीं है। I can easily break them and free myself. मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूं और अपने आप को छोड़ सकता हूं। myself फिर इस्तेमाल हुआ है, देख रहे हैं आप? ओके, छा बार बार ये मैंने आपको पहले बता, और वो भी फ्रेजल वर्ब्स भी कई मतलब आई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे चलकर आपको एक्सरसाइज में पता चलेगा, काफी मदद दे देंगे। He broke 1 or 2 sittings and was able to move his left arm a little. उसे 2-3 डोरियां काट डाली, तोड़ी, और अपने लेफ्ट बाजू को, जो उसकी बायां जो उसकी जो बाजू थी, उसको हिलाने में कामयाब हो गए। He tried to catch some of the little men, और उसने इन नन्हे से चंद एक आदमियों को पकड़ने की कोशिश की अपने हाथ से, but they all slipped through his fingers and ran away. दोनों फ्रेजल वर्ब्स है। स्लिप्ड थ्रो भी फ्रेजल वर्ब है और रैन अवे भी फ्रेजल वर्ब है। इनके बारे में डिस्कशन बाद में होगी। फिलहाल इसका मतलब यह है कि वो उसके हाथों से फिसल के निकल गए। यानी जब आप स्लिप थ्रो का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर यह मतलब होता है जो आप करना चाहते हैं वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये उसके हाथ से फिसल गए और रैन अवे, और भाग निकले, भाग खड़े हो गए। देन देयर वाज अ लाउड शाउट and little arrows came and hit Gulliver all over his body. और फिर वहां पर तो बहुत तेज शोर शराबा हो गया और बहुत सारे तीर उसको लगने शुरू हो गए। किसको? गुलिवर की बॉडी को लगने शुरू हो गए। They were sharp and painful. ये बहुत तेज थे और काफी दर्द देने वाले थे। Gulliver said to himself, गुलिवर ने अपने आप से कहा, These arrows are very painful and I won't try to break any more strings. उसने जल्दी अपने से फैसला किया कि ये तीर काफी ज्यादा दर्द देने वाले हैं, मुझे और ज्यादा स्ट्रिंग्स को काटने की जरूरत है, मुझे नहीं करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये इससे सहम डर गए तो ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। बट हाउ कैन आई फ्री माई सेल्फ, फिर माई सेल्फ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, फिर से यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे। Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. अब गलिवर ने क्या किया? वो बिल्कुल बेहस पड़ा रहा, उसने कोई और मज़ाहमत नहीं की। Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. ये shoot और at जो है, shoot उसके बाद any more arrows, फिर at लिखा हुआ, shoot से लेके at तक बहुत सारे लफ्ज बीच में है, लेकिन shoot at भी फ्रेजल वर्ब है। शूट एट दिस फ्रेजल वर्ब। अब हम नॉर्मल से ट्रांसलेशन करेंगे, बाद में आपको इंशाल्लाह इनको सबको समझाऊंगा मैं, लेकिन आप अंडरलाइन करके रखेंगे। नाउ द टाइनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज एट हिम। अब उन्होंने और तीर उस पर नहीं चलाए। दे मेड ए प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड,
उन्होंने एक प्लेटफॉर्म उसके इसके सामने तैयार किया, उसके सिर के सामने. They made a platform there and several of them climbed on the platform and one of them spoke. और एक उस स्टेज पर चढ़ गया, उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और लोगों से अब उसने बात करनी शुरू की. जैसे हम बनाते हैं ना, स्टेज बनाते हैं जब हमें तकरीर करनी होती है, तो इस तरह से उन्होंने वहां पर तकरीर शुरू की. बट गिलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टाइनी मैन्स वर्ड्स. लेकिन वो छोटा सा आदमी, नन्हा सा आदमी क्या कह रहा था, उसको समझ में उनकी बात नहीं आई. गिलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी. काफी बेचारा थका हारा परेशान था, क्योंकि वो डूब गया था उसका शिप. बहुत दिनों से शायद उसको ये भी पता नहीं था कि मुझे कितने दिन हो गए. वो काफी भूखा था और उसको प्यास भी लगी हुई थी. ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक. इसलिए कुछ इशारे उनको किए कि मुझे कुछ खिलाओ, ऐसे दिखाया, मुझे कुछ पिलाओ. समझ रहे हैं? तो वो समझ गए. दे अंडरस्टूड हिज साइंस. उसने उसके इशारे समझ लिए. एंड ब्रॉट हिम baskets full of tiny luas of bread and tiny fruits. उन्होंने छोटे छोटी उसके लिए रोटियां लाई और उसके अलावा छोटे छोटे टोकरियों में फ्रूट्स लाए. वो भी बहुत सारे छोटे छोटे थे, क्योंकि वो मुल्क ही नन्हे लोगों का था, तो फ्रूट्स भी नन्हे थे और सारी चीजें वहां छोटी छोटी थी. Gulliver ate 2 or 3 luas at a time. अब वो 2-2, 3-3 एक साथ रोटियां उठाता है और वो खाता है. लेकिन यार लुआज इसका लिखा हुआ है. लूफ का मतलब होता है एक बड़ी ब्रेड जिसको आप काट के स्लाइसेस में खाएं. लेकिन ये पूरी की पूरी रोटी डेवोर कर रहा है, तो उनको क्या लगेगा, ये जाइंट है, देव है. सही तो जो खाता रहा बिगड़े. Then they brought him water in tiny tubs. फिर उन्हें छोटे अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो टब थे, लेकिन इसके लिए छोटा सा, एक टम्बलर से भी छोटा था. He drank it and went to sleep again. उसने इसको पी लिया और फिर सो गया. क्यों? थका हुआ था. The men then went to their king and said. फिर ये लोग जो है नन्हे लोग थे अपने बादशाह के पास गए. There is a giant near the seashore. उन्होंने कहा कि हमने एक देव को पकड़ा है. समंदर के बिल्कुल साहिल पर एक देव है, बहुत ही बड़ा देव है. He was sleeping and we tied him to the ground. वो सो रहा था और हमने उसको जमीन के साथ बांध दिया. What shall we do with him? अब हम उसके साथ क्या करेंगे? The king wanted to see the giant for himself. फिर आया और वो खुद अपने लिए उसको देखना चाहिए, यानी वो खुद देखना चाहता था. कौन? Sorry. He said, make a very big cot. उसने कहा एक बहुत बड़ी खाट बनाओ, रेड़ा बनाओ. Put the giant on it and bring him here. और फिर उस देव को उस खाट पर चढ़ाओ और उसको यहां ले आओ. The tiny man soon made a wooden cart. उन्होंने बहुत जल्दी में एक खाट तैयार की, रेड़ा नुमा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया. It was 2 meters long and 1 meter wide. ये 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था, यानी काफी, अब उनके हिसाब से काफी, 6 इंच के आदमी थे, उनके हिसाब से बहुत बड़ी कार थी. एंड इट हैड 22 व्हील्स. और इसके 12 व्हील थे. कितने? 12 व्हील. 22 व्हील. कितने? 22. 22 यानी 11 एक साइड, यानी 11 एक साइड में, 11 दूसरे साइड. इसका भी एक माइथोलॉजी में इसका भी एक मतलब है, लेकिन वो कभी मैं बताऊंगा. ये 11 एक तरफ क्यों थे, 11 दूसरी तरफ क्यों थे. द व्हील्स वर आल्सो मेड ऑफ वुड. और ये भी किसके बने हुए थे? वुड के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे ये इसके व्हील्स. हंड्रेड्स ऑफ टाइनी हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट. फिर छोटे छोटे नन्हे सैकड़ों घोड़े जो थे उसके सामने लगा दिए गए. वो भी छोटे छोटे थे और सैकड़ों उसके साथ ज्वाइन किए गए. हंड्रेड्स ऑफ टाइनी मैन ज्वाइंड टुगेदर टू टाई द गुलिवर टू इट. और फिर सैकड़ों लोगों ने गुलिवर को उसके साथ बांध दिया. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. फिर जो ये नन्हे घोड़े थे उन्होंने उसको अपने साथ घसीट के कहां ले गए? बादशाह के पास. Pulled the cart with Gulliver on it. और वो इसको खींचने लगे और गुलिवर उसके ऊपर रखा हुआ था. The next day they reached the gate of the city. अगले दिन वो पहुंचे.
अब आप समझ रहे होंगे कि कितना दूर जाना था उनको अपने हिसाब से। इस आज के दिन शुरू किया तो अगले दिन वो वहां पहुंचे, एक रात लगी उनको उसको ले जाने में। Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. उसके बाद लिलीपुट का बादशाह जो था गुलिवर को देखने के लिए आ गए। He was very surprised. वो काफी हैरान हो गया। And said to himself, और फिर अपने आप से कहने लगा, himself फिर आ गया है, oh this man is very big. उसने कहा ये आदमी तो बहुत बड़ा। His arms and legs are like tall trees. इसके हाथ और इसकी टांगे जो है ये तो बड़े लंबे दरख्त लगते हैं। Gulliver was taken to an old temple and put there. वहां पर एक पुराना मंदिर था तो उसको वहां ले जाए गए। The king's men tied one of his legs with strong chains to a pillar. वहां पर एक बहुत मजबूत पिलर के साथ उन्होंने उसके एक टांग को बांध दिया, जिस तरह हम हाथी को बांधते हैं। इसके दिस होश छंदावन गंडियत इधर को थोई मुक गिलिवर गंडियत। Crowds of people came and saw him. और अब बहुत सारे लोग एक साथ जमा होकर उसको देखने के लिए आ रहे। Some of them shoot arrows at his face. Shoot at फिर आ गया है, shoot at आप देख लीजिए ये फिर आ गया, और shot at लिखा हुआ है। Some of them shot arrows at his face. बहुत सारे लोगों ने उसके चेहरे पर तीर मारे। But the king stopped this. लेकिन बादशाह ने मना किया इससे, उसने कहा इसको नुकसान मत पहुंचाइए। Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. अब उसने कुछ ऐसे हरकतें शुरू की जिससे उसने बादशाह को ललचाने की कोशिश की, बादशाह को खुश करने की, लोगों को खुश करने की कोशिश। जैसे सर्कस में होता है वो बंदर हमारे लिए वो नाचता है या कुछ नाच दिखाता है, तो ऐसा उसने शुरू किया ताकि ये लोग उसको ज्यादा परेशान ना करें। Then one day Gulliver said to the king, फिर एक दिन गलिवर ने बादशाह से कहा, प्लीज टेक अवे माई चेन्स। टेक अवे ये भी फ्रेजल वर्ब है। मेरी ये चेन्स आप उतार दीजिए। आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट। मैं चाहता हूं कि मैं सस्ता हूं, मैं इधर उधर टहलूं, मैं चलूं थोड़ा सा, मुझे बहुत दिन हो गए यहां बंधे हुए। द किंग सेड, लेकिन बादशाह ने क्या कहा, दैट विल बी डेंजरस। मैं तो आपको खोलता लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक खतरनाक होगा हमारे लिए। क्यों? यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडीज एंड किल देम। आप तो लोगों के ऊपर से चलेंगे और आप लोगों को मार डालेंगे। नो आई विल बी केयरफुल। गलिवर ने क्या कहा, नहीं मैं बहुत ही केयरफुल रहूंगा, मैं इसके लिए काफी होशियारी बरतूंगा। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पहले गुलिवर ने वो उनकी बातें नहीं समझी थी, लेकिन अब वो किंग के साथ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि गुलिवर कितने दिन वहां रहा, कि जब तक उसने उनकी बातें सीखी, समझ रहे हैं, इतने देर वो वहां बंधा रहा। अब आपने शू कर दिया। यह पता होना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। अब जब हम इस तरह से पढ़ाते हैं और इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं करते तो हमें असल में समझ में नहीं आता है कि कहानी कहां पहुंची। कहानी शुरू हो गई, गुलिवर उनकी बातों को समझता नहीं है। जब उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था वहां पर एक आदमी चढ़ा, उसे तकरीर की वहां, लेकिन गुलिवर की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसके साथ लोगों ने क्या किया, जब उसको वहां टेंपल के पास रखा गया, लोग उसके ऊपर तीर वगैरह मारते थे और उसने अपने इशारे से उनको पूछा था खाने पीने के लिए। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है किसके साथ, किंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है काफी टाइम हो गया गिलिवर को वहां बंधे हुए, जब तक वो उनकी बातों को भी समझना शुरू कर दिया उसने उनके साथ, और वो भी उसकी बातों को आप समझ रहे हैं। अब आपको अंदाजा होगा कितना टाइम हो गया। योर पीपल विल बी क्वाइट सेफ। और उसने उसको यकीन दिलाया कि आपके लोग जो है वो महफूज रहेंगे। गिलिवर से, ये गुलिवर ने कहा, द किंग सेड टू हिज मैन। तब उसने अपने आदमियों से, बादशाह ने अपने आदमियों से कहा, टेक हिज चेन्स अवे। टेक अवे, टेक अवे ये भी फ्रेजल वर्ब है। अब उसकी जो है ये हथकड़ियां ये उतार दो। ही इज नॉट ए डेंजरस जॉइंट। ये खतरनाक देव नहीं है, आपको तकलीफ नहीं देगा। Then Gulliver was free and lived among the people of Lilliput for several months. उसके बाद गिलिवर जो है उसको आजाद किया गया और काफी महीनों तक वो वहां फिर उनके साथ रहा।
और इसके अलावा भी कुछ कहानियां गलिवर के बारे में हैं, और मैं इंशाल्लाह वो बुक भी आपको दिखाऊंगा वो कितनी बड़ी है। ये 4 हिस्सों में बटी हुई है ये किताब, उसको मैं दिखाऊंगा आपको लेसन कंप्लीट करने के बाद। लेकिन फिलहाल जो न्यू वर्ड्स हमने इसमें पढ़े, दैट इज सेलर, रोर, सिट्रक, ले, टाई, सिट्रिंग, टाइनी, लूप, जॉइंट। अब ग्लॉसरी में इनको हम उर्दू में भी मैंने इसकी मीनिंग जो है रखी है, जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप वो लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। सेलर का मतलब होता है मल्लाह, ए पर्सन हु वर्क्स ऑन ए शिप, यानी वो शख्स जो शिप पर काम करता है, समुद्री जहाज के ऊपर काम करता है। ये पुराने जमाने में सेलर्स हुआ करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। रोर का मतलब है दहाड़, यानी बहुत तेज आवाज निकालना। मेक ए लॉन्ग लाउड डीप साउंड, बहुत तेज आवाज, उसको हम दहाड़ कहते हैं। जैसे शेर की दहाड़ को हम रोर ही कहते हैं। स्ट्रक, मारना या किसी चीज के साथ टकराना। पास्ट टेंस ऑफ स्ट्राइक, ये इसका पास्ट टेंस है। स्ट्राइक, स्ट्रक, ये इस तरह से हम जो मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, हमने बहुत सारी फॉर्म्स की बात की है लेकिन वो आपको पता है। विच मीन्स हिट। ले, बिछाना। पुट समथिंग इन ए हॉरिजेंटल पोजिशन, जब हम जमीन के ऊपर लेट जाते हैं तो असल में हम जमीन के साथ हॉरिजेंटली होते हैं, यानी एक होता है वर्टिकल ऐसे खड़ा, दूसरा होता है ऐसे, समझ रहे हैं, उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। टाई का मतलब होता है बांधना, बाइंड टुगेदर। और सिट्रिंग की मतलब, सिट्रिंग का मतलब होता है डोरियां या डोर। पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग थिन कॉर्ड यूज्ड फॉर फास्टनिंग एंड टाइंग थिंग्स, ऐसी डोर जिससे आप किसी चीज को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे डूर्श करने इस्तेमाल, तो उसको इसीलिए डोरी कहते हैं क्योंकि वो बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। टाइनी का मतलब होता है नन्हा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। लूफ, रोटी को कहते हैं। ब्रेड विच इज शेप्ड एंड बेक्ड इन ए सिंगल पीस, जो आप घर में खाते हैं ना वो, या तो डबल चोट शिवाना, उसको लूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर हम उसके स्लाइसेस बना के खाते हैं, तो वो भी लूफ्स ही उन्होंने लाए थे, यानी उनके लिए वो इतनी बड़ी थी कि वो काट के खाते थे। लेकिन गुलिवर ने कितनी खाई? उन्हें 2-2, 3-3 एक साथ खाई। उससे आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी रोटियां थी, उनके हिसाब से कितनी बड़ी थी और हमारे हिसाब से कितनी बड़ी थी। एंड कैन बी स्लाइस्ड फॉर ईटिंग। जॉइंट का मतलब होता है देव, ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी क्रिएचर। और पुरानी माइथोलॉजी में बहुत सारे लोगों के बारे में जो इंग्लिश लिटरेचर में बातें आती है उसमें जॉइंट एक अहम किरदार होता है। एल्प होता है, जॉइंट होता है, इसी तरह यही लिलिपुट्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लिटरेचर में पढ़ेंगे, इन माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अगर आप देखेंगे हिमसेल्फ और माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है। हिमसेल्फ 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, माई सेल्फ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स जो हैं, पहले मैं बताऊंगा फ्रेजल वर्ब क्या होता है क्योंकि हमने इसमें बात की। ए फ्रेजल वर्ब दैट कंसिस्ट ऑफ ए वर्ब, इसमें एक वर्ब होता है, विथ ए प्रीपोजिशन, इसमें एक प्रीपोजिशन, और हमने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहा प्रीपोजिशन किसको कहते हैं। और एडवर्ब, वो भी आपने पढ़ा है एडवर्ब किसको कहते हैं। और बोथ, या इसमें दोनों होते हैं। द मीनिंग ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट इज सेपरेट पार्ट्स। अगर इसकी मीनिंग को हम देखेंगे अलग अलग तो उसकी मीनिंग अलग अलग कुछ और होगी, लेकिन एक साथ इसकी मीनिंग कुछ और होगी। इसमें जो हमने फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल किया है उनकी मीनिंग्स पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। जंप्ड इनटू का मतलब होता है टू सडनली डिसाइड टू डू समथिंग, अचानक से किसी काम को करना बिना सोचे समझे, जैसा मैंने आपको बताया। स्पेशली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट केयरफुली, पहले इसके बारे में आपने कोई सोचा नहीं है और अचानक से आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और उस पर अमल करते हैं तो उसको कहते हैं जंप इनटू। हालांकि जंप तो उन्होंने लगाया दरिया में, और लेकिन इस जंप का क्या मतलब था? बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, समझ रहे हैं। उसके बाद ले डाउन, पुट इट डाउन, यूजुअली बिकॉज यू हैव फिनिश्ड यूजिंग इट। किसी चीज को ले डाउन करते हैं उस वक्त जब आपने उसको इस्तेमाल किया है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप छोड़ने के सिवा। अब उसने ले डाउन किया क्योंकि उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, अब उसके बगैर कोई चारा नहीं था। वहां पर ये मीनिंग आ जाएगी, बात समझ में आए। उसे यह भी पता चलता है कि गुलिवर कितना थका था, उसे यह भी पता चलता है कि गुलिवर ने अपने आप को बचाने के लिए कितनी कोशिश की थी, समझ रहे हैं। ये कम से चुपी की तरह फ्रेजल वर्ब से समझ आता है। वोक अप या वेक अप, रेडी टू डू थिंग्स आफ्टर यू हैव बीन लेजी और इनएक्टिव। वेकअप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बेदार हो गए। वेकअप का असल मतलब ये है कि आप बेदार हो गए, आप जो थके हुए थे अब आप फिर से वो काम जो आपने छोड़ा है आगे चलकर करेंगे। ये वेकअप का असल मतलब है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद
गॉट अप। गेट अप का मतलब होता है गेट इनटू ए स्टैंडिंग पोजीशन, यानी एक होता है कि आप पड़े हुए हैं फिर आप उस पोजीशन में आ जाएंगे जिस पोजीशन में आपको होना चाहिए असल में, उसको गेट अप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम किसी शख्स के पोस्चर को भी गेट अप बोलते हैं। जिस्मस वन युथ बासन गेट अप वन, क्योंकि वो अपनी इरेक्ट पोस्चर में होता है। स्लिपड थ्रो, ये भी मैंने आपको वहां पर कहा था अंडरलाइन करने के लिए। टू फेल टू बी नोटिस्ड, स्लिप थ्रो का मतलब है कि कोई चीज आपके हाथ से फिसल गई लेकिन आपको पता ही नहीं चला। समझ रहे हैं? आपके हाथ में कोई चीज आ गई लेकिन आपको पता भी नहीं चला ये कहां से निकल गया। सो वेयर यू शुड स्लिपड थ्रो का मतलब है एंड रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम्स, और उससे आपका जब मसला हो जाए उसको स्लिप थ्रो कहते हैं। रन अवे, टू सीक्रेटली लीव ए प्लेस, रन अवे का मतलब होता है जब आप खामोशी से कहीं से भाग जाएं, उसको रन अवे कहते हैं। वेयर यू शुड सिटे, हालांकि वहां पर आपको रुकना चाहिए लेकिन अगर आप वहां से भाग रहे हैं तो उसको रन अवे कहते हैं। तो रन अवे उसी में इस्तेमाल होता है, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी देयर। तो वो रन अवे क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको वहां होना चाहिए लेकिन वो उसे डर रहे हैं, इसलिए वो खामोशी से वहां से भाग रहे थे। शूट एट, ये भी मैंने आपको कहा था। ट्राई टू अचीव ए पर्टिकुलर एम, शूट एट का मतलब होता है जब आप किसी का निशाना लगाएं और निशाने पर चाहेंगे आपकी उसको आप शूट करें। टेक अवे, रिमूव इट फ्रॉम देम, किसी से कोई चीज उतार लेना, निकाल लेना, उसको टेक अवे कहते हैं। सो दैट दे नो लॉन्गर possess it or have it with them, ताकि उस पर जैसे वो चेन टेक अवे की गई थी ताकि वो उसके साथ वो ना रहे। तो ये होगी लेसन, और इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज जो है कल करेंगे, लेकिन उस पर जो बाकी बातें हैं ग्रामर के एतबार से उन पर हम अलग से फिर से डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।